हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन मल्होत्रा। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो संजीव वर्मा सर की बुक है उसका चैप्टर 18, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे कहाँ से, 1.0 वाला पढ़ेंगे एंड 4.0, मतलब 1.0 से लेके जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 तक हुए हैं सारे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज रेवोल्यूशंस क्यों हुए, ठीक है, और इन रेवोल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें आई जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझना पड़ेगा। तो मैं चीज़ों को काफ़ी सिंपलर करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। आई होप यू क्लियर दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 को, ठीक है, क्या था इसमें, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे उनको, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगर हम समझें द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कब हुए थे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th और 19th सेंचुरी में। कब आया? 18th to 19th सेंचुरी में हमें ये रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो रेवोल्यूशन आए थे ये 18th और 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिले थे। और ये पीरियड था जब हमारी जो एर्गेरियन सोसाइटी है, ठीक है, जो हमारी एर्गेरियन सोसाइटी है, ठीक है, तो ये वो टाइम था जब हमारी जो एर्गेरियन सोसाइटी थी, ठीक है, जो हमारी रूलर सोसाइटी थी, एर्गेरियन हो गई हमारी जो रूलर सोसाइटीज़ थी, ठीक है, वो सारी जो थी कहीं ना कहीं यूरोप में रहती थी, अमेरिका में, वो धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियल और अर्बन होना शुरू हुई, ठीक है। तो तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। अब सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। देखो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अगर हम देखें तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो 18th सेंचुरी में, यानी कि अगर डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 1780 से 1850s में शुरू हुआ और ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है। इससे पहले कोई भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज मतलब मशीनों का आना, ठीक है। पहले जो भी काम होता था वो ह्यूमंस करते थे, जो इंसान लोग करते थे, ठीक है। लेकिन ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इसमें मशीन्स आ गई, न्यू मशीन्स आई जिन्होंने जो है इतने, मतलब पहले हमें जो है 100 वर्कर्स को लगाना पड़ता था, अब वो मशीन जो है एक पर्सन को ही वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और वो ही पर्सन जो है 100 लोगों को काम कर दे रहा है। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यू मशीनरी आई, ठीक है। अगर हम इसका फर्स्ट फीचर पढ़ें तो यहाँ पे न्यू मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजीज आई, मैसिव स्केल में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, स्टीम, रेलवेज, शिप्स जो हैं इसी जो फर्स्ट रेवोल्यूशन में बनना शुरू हुई, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो हमारा जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हमारा शुरू हुआ था कब? 1780 से 1850 में हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और हमारा जो सेकेंड रेवोल्यूशन है वो आप मान के चल सकते हो कि 19th सेंचुरी में हमारा सेकेंड रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और इस रेवोल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा, इस रेवोल्यूशन के अंदर भी हमारे मेजर फीचर्स आए, 4 मेजर एस्पेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले। सबसे पहले हमारा जो था वो स्टील प्रोडक्शन, यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन हुआ, ऑयल का प्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन हुआ, ठीक है। इंग्लैंड ने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया यहाँ पे 1881 में, ठीक है। स्टील, टेक्सटाइल, शू मेकिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रीज की मदद से यहाँ पे शुरू होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल्स, तो ये 4 जो मेजर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चीज़ें हुई हैं उसको अगर हम देखें तो वो है स्टील प्रोडक्शन, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपकी बुक में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो एक मिनट, तो अगर हम बात करें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं और ये शुरू हुआ था 1900 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको डिजिटल रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं कि यहाँ पे हमारी अगर हम बोलें तो कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिटलाइजेशन है वो आई, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूज़ है वो बढ़ा और यहाँ पे कम जो है इंटरनेट आ गया था हमारे पास और डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर एनर्जी की, ठीक है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमारे पास जो है क्या क्या आ गया, कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हमें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखने को मिली। तो इसीलिए थर्ड रेवोल्यूशन को हम डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको भी आपको जो है आराम से आप समझेंगे। अब देखो जो इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन है, 4.0। देखो यहाँ पे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, इसमें ना बहुत एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की, तो इसने क्या किया, जो हमारे कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर्स हो गए, हमारे जो लैपटॉप्स हैं, इनका जो प्रमोशन है, यूजमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा प्रमोट किया इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए। अब हम समझते हैं कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक समझो 4.0 की, कि यहाँ पे इंटरनेट ऑफ सर्विसेज आ गया हमारे पास। उसके बाद आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस रोबोट्स, बिग डेटा का एक्सेसिबिलिटी हो गई, साइमुलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट जब आप अपना साइंस एंड टेक पढ़ोगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। बट एनीवे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिगार्डिंग समझा देती हूँ। अब जैसे हमारा ये फीचर समझो, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम है क्या। बेसिकली देखो, साइबर फिजिकल प्रोडक्शन का मतलब है जैसे साइबर, ठीक है, साइबर का मतलब क्या है कि जैसे हमारा कंप्यूटर, साइबर किसको बोलेंगे, कंप्यूटर को, ठीक है। तो साइबर क्या है, हमारा कंप्यूटर, और ये फिजिकल क्या है, ध्यान से समझना इधर जो मैं लिख रही हूँ। फिजिकल क्या है हमारा, जैसे कार हो गई हमारी, फिजिकल हमारी मशीन हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारी फिजिकल है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर को, हमारी जो कार्स हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें, कंप्यूटर को कार के साथ जोड़ें, कंप्यूटर को मशीन के साथ जोड़ें, तो इसको बोलेंगे साइबर फिजिकल सिस्टम। यानी कि जब हम कंप्यूटर, मतलब हमें कार को क्या बनाना है, कार को ऐसा बनाना है कि कंप्यूटर उसको हैंडल करे, पूरी तरीके से कंप्यूटर उस पर काम करे, कंप्यूटर का मैनेजमेंट हो। मशीन्स को ऐसा बनाए कि कंप्यूटर उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करे, यानी कि उसका कंट्रोलिंग यूनिट को कौन होगा, कंप्यूटर होगा। तो इसी तरीके से हम इंडस्ट्रियल 4.0 में भी कुछ कर रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन सिस्टम को जो है 4.0 में हम ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ क्या हो, कंप्यूटर जो है उसको कंट्रोल करे। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें जो है एक क्विक डिसीजन लेना है। अगर हमें क्विक डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटराइजेशन। आज के टाइम पे आपने कार्स देखी होंगी कि वो बिना किसी ड्राइवर के चलती हैं, ठीक है। वो कैसे चलती हैं, उनको पूरी तरीके से कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में लाने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके ऑटोनोमस रोबोट्स, ये पता है आपको, रोबोट्स आ चुके हैं, ठीक है, जो कि ऑटोनोमसली वर्क करते हैं। सऊदी अरबिया में एक लड़की है रोबोट, उसका नाम है कुछ, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कुछ रोबोट्स भी बनाए हैं जो प्रॉपर एंड क्विक डिसीजन लेते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर हमें इसकी वजह से बिग डेटा की एक्सेसिबिलिटी है, सारा कुछ इंटरनेट में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिल जाता है। उसके बाद हमने जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझो, ठीक है, कि हर एक चीज़ को किसी के साथ जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। जैसे आप, मतलब आपकी हर एक चीज़ ना कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, जैसे आप सुबह उठने के बाद आपकी जो मशीन्स हैं उनको पता चल गया कि अभी आप उठ गए हो, तो वो आपका गीज़र अपने आप ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फ्रिज भी वर्क करना शुरू कर देगा। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इंटरनेट ऑफ सर्विसेज हो गया, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में यही सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आगे अगर हम चलें, थोड़ा और समझने की कोशिश करें इस चैप्टर को, अगर हम देखें तो जो साइबर फिजिकल प्रोडक्शन सिस्टम है, मैंने आपको बता दिया। साइबर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर। क्या होता है साइबर का मतलब, कंप्यूटर। और प्रोडक्शन का मतलब होता है हमारा, फिजिकल का मतलब होता है कोई कार या मशीन्स, ठीक है। फिजिकल का मतलब क्या है, कार या मशीन्स को किस तरीके से कंट्रोल करना, कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल करके चलना, राइट।
तो इस तरीके से ही हम जो है हमने आज के टाइम पे बहुत सी चीज़ें हमने कर दी हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमने एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज लेकर आ गए हैं, जैसे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आपको पता एग्जांपल है। ड्रोन्स आज के टाइम पे हम लेकर आ गए हैं, जो कि इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। IoT है आज के टाइम पे, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुका है, ठीक है। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद रोबोट्स आप देखते हो, ठीक है, जो कि ये सारे के सारे जो हैं किसके जो आपके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे यही है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट आपका आ गया 3D प्रिंटिंग, ठीक है। 3D प्रिंटिंग हम देखते हैं आज के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के अंदर ही आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या है इंडस्ट्रियल 4.0 के, तो प्रिंसिपल्स मैंने बताया था आपको कि इंटरकनेक्शन को डेवलप करना, ठीक है। इंटरकनेक्शन को डेवलप करना, सबसे पहले एक इंटरकनेक्शन हमें डेवलप करना होगा। दूसरा, जो मशीन्स की एबिलिटी है, जो डिवाइसेस हैं, जो सेंसर्स हैं, जो लोग हैं, वो कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, बट किसकी हेल्प से? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ पीपल। मतलब आज के टाइम पे इस तरीके से इंटरकनेक्शन कर रही हैं मशीन्स। फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन ईजिली आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाएगी। थर्ड है टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी आपको कोई मदद चाहिए, टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन, मतलब जो एबिलिटी है किसकी? साइबर फिजिकल सिस्टम्स की डिसीजन लेने की, वो इंडिपेंडेंटली हो जाए। इंडिपेंडेंटली मतलब अब हमने जैसे कार है, अब कार जा रही है रोड से, ठीक है, तो कार को पता हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगी ना, क्योंकि उसमें कोई ह्यूमन तो बैठा नहीं है जो उसको गाइड करेगा कि इस तरीके से चलना है, ठीक है। तो वो खुद ही इंडिपेंडेंटली उसको पता होगा यहाँ पे आपका मोड़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मोड़ आएगा तो वो वहाँ से मोड़ काटेगी। इस तरीके से मतलब जो है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस जो है वो इंडिपेंडेंट ले और अपने जो टास्क हैं उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कंप्लीट करें, ठीक है। अब देखो 2011 से ही जो टेक्नोलॉजी कंपनीज का फोकस है वो है कि हमें न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लाना है अपने प्रोडक्ट्स में, ताकि हम इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स को एक रियली भी इंट्रोड्यूस कर पाएँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हमारा अच्छे से हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ का एवोल्यूशन करें, ठीक है, और उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें, उनको इंटीग्रेट करें, उसके थ्रू ही हम चीज़ों को आगे कर पाएंगे। अब देखो इंडस्ट्री 4.0 एंड फ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या कहना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अब हम समझेंगे जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं इंडस्ट्री 4.0 के, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री 4.0 में यहाँ पे है आपका सबसे पहले इंटरकनेक्शन को डेवलप करना। मशीन का एक काम है कि वो एक इंटरकनेक्शन डेवलप करे लोगों के बीच में, ठीक है, ये फर्स्ट। फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करे, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए यूज़र्स को वो ईजिली अवेलेबल हो और उनको यूज़ कर पाए। थर्ड आता है टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी चाहिए वो उनको मिल पाए। चौथा आता है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन, मतलब जो हमारा साइबर फिजिकल सिस्टम है। मैंने आपको साइबर फिजिकल सिस्टम क्या बताया कि साइबर मतलब, ठीक है, साइबर का मतलब है कि हमारी जो कंप्यूटर्स हैं वो, एंड फिजिकल का मतलब जैसे कार मशीन हो गई, उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना ताकि वो डिसीजन को इंडिपेंडेंटली ले पाएँ, ठीक है, और अपने टास्क को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर पाएँ। देखो 2011 से ही जो फोकस है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का, उनका मेन फोकस यही रहा है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाएँ और अपने जो इंडस्ट्री 4.0 प्रिंसिपल्स हैं उनको रियली भी इंट्रोड्यूस करें। और ये तभी ही पॉसिबल हो पाएगा जब हम टेक्नोलॉजीज़ का एवोल्यूशन करेंगे, जो कि ईजिली अडॉप्ट कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब अगर हम समझें नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है इंडस्ट्री 4.0 एंड फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपका टॉपिक नेक्स्ट आ जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, इंडस्ट्री 4.0 एंड फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। बोलते हैं आज के टाइम पे जो मशीन एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन है ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस में भी। जो विजुअलाइजेशन है, जो साइमुलेटेशन टेक्निक्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कर रही हैं। जो हमारी आज के टाइम पे जो चिप्स प्रोसेसिंग पावर है चिप्स की, वो वाली खाने वाली चिप्स की बात नहीं हो रही है, जो छोटी छोटी चिप्स होती हैं जो हम फ़ोन में डालते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। बहुत से कॉम्प्लेक्स कस्टमाइजेबल एंड मॉड्यूलर प्रोडक्ट्स को भी आज के टाइम पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं और मशीन्स के साथ उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज़ इतने आगे तक पहुंच चुकी है। जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम है, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए जो है
साथ में कंबाइन होकर काम कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री 4.0 है जिसमें रोबोट्स आ चुके हैं, जब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, तो आज के टाइम पे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो व्हाट्सएप है, ठीक है, ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको पता भी होना चाहिए इनके बारे में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के टाइम पे आप अगर व्हाट्सएप ओपन करते हो या आप स्नैपचैट चलाते हो तो वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक जो है एक ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी पूछ सकते हो, और आप उसको जस्ट क्वेश्चन पूछोगे ना, वो आपको थोड़ी सेकंड्स के अंदर आंसर दे देता है, ठीक है। और वो आंसर भी मतलब बिना मतलब उसको पीछे कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा है उस टाइम पे। तो मतलब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो जो है डिसीजंस को एक फैक्ट्री इन्वायरमेंट में आज के टाइम पे अच्छे से ले पा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें कि हमारे पास कोबोट्स आ चुके हैं, मतलब कोलैबोरेटिव रोबोट्स आ चुके हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका रोल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है रेपिटेटिव टास्क के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक टर्म आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। देखो जी, जितने भी टर्म्स हैं ना, ये साइंस एंड टेक से रिलेट करते हैं, इकोनॉमिक्स से आपका इसका कम ही संबंध है, बट फिर भी आप लोगों को अगर ये चैप्टर है तो आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ये एक स्टेप होता है पॉपुलर वर्चुअल रियलिटी टेक्निक का। इसमें ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल वर्ल्ड दोनों को कंबाइन साथ में लाते हैं और उसकी वर्चुअल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। हमारे जो टूल्स हैं जैसे गूगल ग्लास, जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरलेड हो जाती है ऑन द यूजर्स फील्ड टू अलो हिम टू गेन मोर इनसाइट अबाउट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंडस्ट्री 4.0 में बहुत से साइबर फिजिकल सिस्टम जो हैं वो साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, करेक्ट डिसीजंस ले रहे हैं, ताकि क्या हो सके। आज के टाइम पे आप देखो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको कोई भी चीज़ का आंसर चाहिए वो 2 मिनट में देगा और करेक्ट देगा, और इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एक टाइम अलर्ट आ गया ह्यूमन इंटरवेंशन से इन्फॉर्मिंग द प्रिडिक्टेड कास्ट एंड लाइकली मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो ये मशीन्स ये आज के टाइम पे इतने अच्छे से आंसर प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, इनको क्या ज़रूरत है, इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इनका हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे प्रॉपर टाइम पे तो ये जो है क्या कर पाएंगी, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी। तो अगर हमारे इंडस्ट्रियल 4.0 चल रहा है उसके साथ साथ ही हमारी ये भी ज़रूरत है कि हम उनका मेंटेनेंस का भी पूरा ख्याल रखें, ठीक है। अब जो लॉजिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग, अब हमारे पास जैसे स्मार्ट सेंसर इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं साइबर फिजिकल सिस्टम से प्रोसेस्ड होती है क्लाउड सर्वर्स पर, ठीक है। अब जो क्लाउड सर्वर्स है जहाँ पे आर्टिफिशियल एनालिटिक्स जो है अपने मैथमेटिकल मॉडल्स को कंप्राइज करती है, किस पे चलती है, प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स पे चलती है, ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे और कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग की उसको और ज़्यादा इंप्रूव करे। देखो इंडस्ट्री 4.0 ना एक हॉरिजेंटल फैक्ट्री टू फैक्ट्री इंटीग्रेट कर रही है, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लाइन को कनेक्ट कर रहा है। ओवरऑल जो इंटेलिजेंस है स्मार्ट फैक्ट्री की वो अचीव हो सकती है कैसे, जब हम टेक्नोलॉजीज ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियल 4.0 में आ चुका है या नहीं आया है। इंडस्ट्रीज का इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे अब। चलो गाइस समझते हैं इंडियन नरेटिव ऑन इंडस्ट्री 4.0। इंडिया क्या क्या कर रहा है। देखो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 2018 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, इसने अपना सेंटर सेटअप किया था 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इंडिया के साथ कोलैबोरेशन की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और इसके साथ ही इसके साथ किसने कोलैबोरेट किया था, नीति आयोग, ठीक है। अब जो हमारा नीति आयोग है ये आपको पता है कि नोडल एजेंसी है जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इंटरेक्ट किया, किसके लिए, कि हम आगे आने वाले टाइम पे कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑलरेडी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको लाया, इंसेंटिव सेटअप किए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप हो सके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, ठीक है। अब समर्थ उद्योग भारत 4.0 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये स्मार्ट उद्योग भारत 4.0? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब्स, और किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव था जिसने कहीं ना कहीं क्या किया,
एक इनिशिएटिव्स था जहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 को लेकर आया गया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेके आएंगे 2025 तक, और वेरियस स्टेप्स के थ्रू जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रेनिंग, डेमो सेंटर्स के थ्रू हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री अकेडमियाँ, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ के फील्ड में, इंडस्ट्री 4.0 ये एक पॉलिसी है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने भी सेट की है कि हमें इस तरीके से ही कोऑपरेशन करनी है, इंडस्ट्रीज, अकेडमियाँ, ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं लेकर आना है। और इंडिया का जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है वो भी घोषित हो चुकी है, और इंडिया चाहता है कि वो आने वाले टाइम पे अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है जीडीपी में वो 25% करे, और इसको अचीव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंडस्ट्री 4.0 इज़ द ओनली वे जो इस टास्क को अचीव कर सकता है। ठीक है, ये है हमारा इंडिया का नैरेटिव। अब हम समझ चुके हैं कि इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया। ठीक है, और कोलैबोरेशन कब हुआ, 2018 में, और इंडिया ने समर्थ उद्योग भारत 4.0 को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ ही इशारा करता है। अब हमने इंडिया ने क्यों 4.0 को अडॉप्ट किया उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो इंडिया ने क्यों 4.0 को अडॉप्ट किया। एज पर मैकिन्जी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने की टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया है इंडस्ट्री 4.0 से वेरियस सेक्टर्स में, जैसे प्रोडक्शन की बात करो, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की, सप्लाई चेन, प्रोक्यूरमेंट में, सब में हमने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया, इंडस्ट्री 4.0 की। और यहाँ पे 40% इंक्रीज़ भी हुआ है ऑपरेशनल कास्ट में, और 10% जो है कैपिटल कास्ट में भी हमें कहीं ना कहीं घाटा देखने को मिला है। ठीक है, जो एडवांस्ड डेटा एनालिसिस हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को मैन्युफैक्चर कर सकें, एंड कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको इंक्रीज़ कर सकें। अब बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं इसके प्रिडिक्शन पे, प्रिवेंशन ऑफ प्रोडक्शन डिफेक्ट्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है, जब से ऑटोमेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इससे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल्स कम हो गए हैं। जो साइकिल टाइम, पहले बहुत टाइम लगता था चीज़ों के लिए, आज के टाइम पे वो भी जो है कम हो गया है। और वेस्टफुल जो हम पहले कैपिटल का यूज़ करते थे, इकोनॉमी में कैपिटल किसको बोलते हैं, पैसे को। ठीक है, तो कैपिटल का जो वेस्टफुल यूज़ था वो भी आज के टाइम पे रिड्यूस हो चुका है। अब बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का डिजिटलाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे जो उसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है वो भी काफ़ी जो है चीप हो चुकी है, काफ़ी उसमें भी सुधार आया है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट है, कंज्यूमर्स जो विक्रेता हमारे पास आते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड हमें देखने को मिला है। और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मैन मशीन कनेक्टिविटी है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हेल्प कर रही है कि वो जो लेड टाइम्स है उसको डिक्रीज़ कर पाए। ठीक है, अब देखो इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रही है इंडस्ट्री 4.0 के लिए। ठीक है, इसको समझेंगे अभी। इंडस्ट्री के लिए इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रही है, तो इंडिया ने न्यूमरस इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडस्ट्री 4.0 में। किसके अकॉर्डिंग, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसको 25% तक ले जाएगी, 16% से 25% तक 2025 तक पहुंचने का प्लान है हमारा। इंडिया कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल कंपटीशन को फेस कर रही है, और इंडिया क्या लेकर आई है उसके लिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, इन शॉर्ट जो वर्ल्ड है वो ऑलरेडी है कि वो ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसको रिप्लेस करेगा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है हैवी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरप्राइजेस, वो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है 4 सेंटर्स का अक्रॉस द नेशन, ठीक है, कि जो हम सपोर्ट कर रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को टू अडॉप्ट इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री है हैवी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरप्राइजेस, ये कहीं ना कहीं 4 सेंटर्स का डेवलपमेंट अक्रॉस द नेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, ताकि हम इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट कर सकें। अब जो फर्स्ट स्मार्ट इंडस्ट्री थी इंडिया में वो कब लगी, वो कौन सी है, वो है सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो डेवलप हुई है कहाँ पे, IISc बेंगलुरु में, विद द फंडिंग ऑफ द बोइंग कंपनी। अब ये जो स्मार्ट फैक्ट्री है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इन प्रोडक्शन, एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब सेक्टर्स कौन कौन से इंडिया में जिन्होंने 4.0 को अडॉप्ट किया है। ठीक है, सेक्टर्स इन इंडिया दैट हैव अडॉप्टेड इंडस्ट्री 4.0। सबसे पहले आता है FMCG। देखो बोलते हैं एक रोबोट एक रोबोट है, जहाँ पे सेफ ह्यूमन और रोबोट दोनों मिलकर इंटरेक्ट करते हैं नियर वर्कर्स की तरह। ठीक है, दोनों मिलकर इंटरेक्शन करते हैं। सो FMCG जो सेगमेंट है इंडिया में वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ
कोबर्ट्स का यूज़ करके, ठीक है। इंडस्ट्रीज यहाँ पे लेसर कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज है, मान लो इतने ज़्यादा ह्यूमंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाता है, कोबर्ट्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि वहाँ पे कुछ रोबोट्स भी रखे जाते हैं और कुछ ह्यूमंस रखे जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस कर पाएँ, ताकि जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिक्रीज़ हो और कम से टाइम पे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ हो। दूसरा वो सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं इंडिया ने किसका यूज़ किया, इंडस्ट्री 4.0 का, ठीक है। जैसे वोडाफोन बिजनेस सर्विसर ये स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन में बहुत से एरियाज़ में, सच एज ऑटोमोबाइल्स, स्मार्ट सिटीज़ में, हेल्थ केयर में, तो हम वहाँ पे भी इंडस्ट्री 4.0 का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड आता है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में भी इंडिया ने कहीं ना कहीं स्मार्ट ग्लू मीटर्स लेकर आए हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम पेशेंट का ब्लड शुगर मोनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर एंड अदर पैरामीटर्स, ताकि उनकी डायबिटीज़ को मैनेज किया जाए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंडिया में जो सेक्टर है हेल्थ सेक्टर में भी अडॉप्ट है। फिर इंडिया को इंडस्ट्रियल 4.0 को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो चेंजिंग टेक्नोलॉजी का भी बेनिफिट ले सकें। अब इंडस्ट्री 4.0 जो है वो स्टार्ट करती है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है या अदर सेक्टर्स के ऊपर, एंड जो डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग जो है इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है बहुत से न्यूमरस फील्ड्स में। फिर भी हमने स्पेसिफिक स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं, मच वर्क हमने यहाँ पे किया है। इंस्टीड हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने की बजाय जो एम्फेसिस हमने हमेशा किस पे किया है, दी करंट असेट बेस, हमारे पास कितना है, तो हमने यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्लीमेंट किया, डेटा एनालिटिक्स को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, जिससे पॉजिटिवली इंडियन इंडस्ट्रीज काफ़ी इफेक्ट हुई है, उन पे पॉजिटिव जो है चेंजेस देखने को मिली हैं। लेकिन इन सब के साथ ही हमने देखा कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने जो है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में, हेल्थ सेक्टर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, और हमने देखा कि कितना अच्छे से जो है रोबोट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ ड्रोन्स के जरिए, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कितने प्रॉपर तरीके से आज के टाइम पे काम कर रही हैं। बट रिगार्डिंग टू दिस आज के टाइम पे भी इनके रिगार्डिंग बहुत से चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। आज भी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल 4.0 है वो प्रॉपर पीक पे नहीं है। क्यों नहीं है, ज़रा उसके बारे में चैलेंजेस पढ़ेंगे। अब चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले हाई कास्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, न्यू मशीन्स, न्यू रोबोट्स अगर हम लेकर आएंगे तो उनकी काफ़ी हाई कास्ट है। दूसरा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तीसरा, हमारे पास इतना डेटा नहीं है, स्किल्स नहीं है हमारे इंडिया में कि हम इतना समझ पाए। उसके बाद आपको पता है जुगाड़ एटीट्यूड है, फ्रॉम द प्लांट फ्लोर टू द मैनेजमेंट लेवल तक ही इंडिया जुगाड़ करता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉरेज है, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो, जो निवेशक हैं वो जो है कॉरेज नहीं दिखाते हैं, मैनेजमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपर से, ठीक है। ट्रस्ट का लैक होना, एक डर रहना कि कहीं हमने ये चीज़ की तो फेल नहीं हो गए, ठीक है, जो कि हमेशा सभी के मन में रहता है। इंटरेस्ट में लैक होना कि इनोवेशन के लिए हमारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन का में लैक होना, ठीक है। लेस सपोर्ट फ्रॉम शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़, रिस्क होना डाटा सिक्योरिटी का कि कहीं ना ये डाटा जो है किसी के पास और ना पहुँच जाए। अनक्लियर बजट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे जो है मेन चैलेंजेस है जो कि आज के टाइम पे हमारा इंडिया फेस कर रहा है। उसके बाद आता है लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट एंड अटेंशन, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स का होना, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन और पॉलिसीज़, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बोलते हैं इन एडिशन टू ऑब्स्टेकल्स, मतलब इन ऑब्स्टेकल्स को देखते हुए जो मेन हर्डल है वो है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी इंडिया में स्किल्ड फोर्स नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये पैनिक है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल प्लान इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने देश में जो वर्क फोर्स स्किल्स हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और न्यू टाइप्स की जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोगों को जॉब भी मिल जाए और जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं इनको भी हम कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएँ, ठीक है। अब आती है पेंडेमिक एंड इंडस्ट्री 4.0 इन इंडिया। जब हमारे देश में पेंडेमिक आई, पेंडेमिक यानी महामारी, ठीक है, महामारी यानी कि जब कोविड-19 आया उस टाइम पे हमारा हाल कैसा था। देखो, जो नीड फॉर, जो हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत थी कोविड-19 पेंडेमिक में, उसने बहुत से क्वेश्चन उठाए जो कि हमने वेरियस फॉरम्स में पूछे कि एक्चुअल नीड क्या है ऑटोमेशन की हमारी फैक्ट्रीज़ में। देखो, हर कुछ सालों में हमने देखा है कि जो इंडस्ट्रियल वर्क है वो फिर से रीशेप्ड होता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से। बट इस टाइम पे जो वर्क था हर एक इंडस्ट्री में वो फिर से रीशेप हुआ, न्यू रोल्स जो हैं वो ग्रोइंग हुए, जैसे रिमोट वर्क करना स्टार्ट किया, डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑटोमेटेशन हो गया। क्योंकि आपको पता है जब कोविड-19 हो रहा
रहा था। आपको ये टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट आपको पता होगा उस टाइम पे जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन लग रही थी, ठीक है। डिजिटलाइजेशन का कितना बड़ा रोल हो चुका था। मीटिंग्स, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस जो थे, जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ मीटिंग्स करता है, वो भी एटलीस्ट कहाँ पे हो रही थी, वो भी जो है सारे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन ही किए जा रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इंडस्ट्री 4.0 का हमने देखा बहुत ज़्यादा रोल हुआ, ठीक है। लेकिन जो बिगेस्ट चैलेंज था वो ये था कि सिर्फ उस टाइम पे 20 से 25% की वर्क फोर्स ही जो है वो रिमोट पे काम कर सकती थी, बाकी लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था। बहुत से मैनेजर्स जो है वो बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करें दूर रह के भी, ठीक है। जब वर्कर्स उनसे दूर हैं तो वो नहीं जानते हैं कि हर एक पर्सन क्या कर रहा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स या आउटपुट्स क्लियर हैं भी या नहीं, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग होगा कहना कि वेदर द पर्सन इज़ डूइंग देयर वर्क, कि क्या लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे या लोगों ने छोड़ दिया था या अच्छे से काम कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सब दूर दूर थे। तो कंपनीज जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन के थ्रू ही रिस्पॉन्ड कर रही थी। और साथ साथ में उस टाइम पे हमारे पास चैलेंज था कि लोगों के पास स्किल नहीं थी, रीस्किलिंग पीपल थे, ठीक है। इंडीड ये एक चैलेंजिंग फ्यूचर है। अगर हम चाहते हैं कि हम वर्कर्स का मैनेज करें और इसके थ्रू अगर हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ब्राइट फ्यूचर है हमारे बिजनेस एंड वर्कर्स के लिए। तो जो चेंजेस हमें इंडस्ट्रीज, दीज चेंजेस इन द इंडस्ट्री, इन्होंने डिफरेंट शेप्स ली, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे हमने देखी हुई है। तो फॉलोइंग रिसेशन में जो ऑटोमेटेशन लेवल है, जो ऑटोमेशन अडॉप्शन है, वो बहुत ही तेज़ी से राइज हुआ। जब बिजनेस जो है वो एफिशिएंसीज को पे आया, ठीक है, इससे जो कॉस्ट बेस था वो स्टेबलाइज हुआ और जो न्यू इकोनॉमिक रियलिटी है उसको भी रिस्पॉन्ड मिला, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं समथिंग सिमिलर नाउ। यहाँ पे ऑटोमेशन लेवल आज के टाइम पे राइज करेगा। हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जैसे इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक ऑटोमेशन, ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया अराउंड द वर्ल्ड। सो आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको पता चल गया है कि पेंडेमिक के टाइम पे भी जो है कितने अच्छे से इन मशीन्स ने काम किया, बट चैलेंजिंग था कि हम हर एक किसी के बारे में कह नहीं सकते तो वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग उस टाइम पे जानते नहीं थे। रीस्किलिंग था इंडिया, बट आज के टाइम पे अगर हम इस चैप्टर से देखें तो अभी हमें समझ में आ गया कि इंडस्ट्री 4.0 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। हमारे जो रोबोट्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आज के टाइम पे कण कण में बस चुका है। तो इसलिए ही लोगों को ज़रूरत है, लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझें एंड इसको अडॉप्ट करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।